दोस्तों आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एलटी ग्रेड जेएससी प्रयोक्ता के साथ साथ जो लोग पेट देने वाले हैं तो पेट के लिए भी यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम यूपी के बारे में, यूपी की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में यूपी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जैसे कि बात करें प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारे स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि प्रागैतिहासिक के काल के साथ साथ जो मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल के बाद जो अलग अलग स्थल हैं जहाँ से नव पाषाण काल से संबंधित जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, कौन कौन से स्थान से हमें क्या क्या उनका महत्व है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हम मेडिवल हिस्ट्री पर आएंगे, जैसे कि जौनपुर की स्थापना, जौनपुर का इतिहास, जौनपुर की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में, जौनपुर का जो मुख्य रूप से सरकी वंश है उसके 6 शासक कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रम से आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 1857 की क्रांति के बारे में, उत्तर प्रदेश का क्या महत्व रहा है, प्रमुख पुस्तकें यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, इनको भी देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस स्थल पर विद्रोह हुआ था, वहाँ पर नेता कौन था और किस अंग्रेज अधिकारी ने उसका दमन किया था। कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जैसे कि कवि वचन सुधा, ये एक पत्रिका थी, इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें जानेंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं यूपी में, कुल मिला के 9 अधिवेशन हुए हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, जेएससी प्रयोक्ता की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीसीएस की, पेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले पूर्वा पाषाण युग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जो पहला वीडियो था तो इतिहास के जो विभिन्न कालखंड हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण युग आता है, तो पूरा पाषाण में एक महत्वपूर्ण स्थल है आपका बेलन घाटी। बेलन घाटी मैप में देखिए, ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये है आपका बेलन वैली। तो अगर देखा जाए तो जो आपकी बेलन नदी है, बेलन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बेलन घाटी के नाम से, बेलन वैली के नाम से जाना जाता है। यह बिंद तलहटी में स्थित है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि ये कितना पुराना है तो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि यह लगभग 17,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, 17,000 वर्ष पुराने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया था बेलन वैली के बारे में। मैप के माध्यम से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी प्रकार से सिंगरौली घाटी है जो कि सोनभद्र में आपको मिलेगी। लोकेशन से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में लोकेशन पूछे जाते हैं। और चकियाँ जो है ये चंदौली में स्थित है। तो ये 3 जो है प्रमुख स्थल हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो बेलन घाटी प्रयागराज के आसपास, सिंगरौली सोनभद्र के आसपास और चकियाँ जो है ये चंदौली में स्थित है। ये 3 ऐसे स्थल हैं जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बेसिकली इनका लोकेशन पूछा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, लोहदा नाला, ये एक स्थल है, लोहदा नाला बेलन घाटी में स्थित है। तो लोहदा नाला क्यों मशहूर है, तो दोस्तों लोहदा नाला से हमें मिलता है हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है और पत्थर के औजार मिले हैं। ये स्फटिक पत्थर से बने हुए हैं। तो ये तस्वीर देखेंगे आप, ये देखिए मातृ देवी की मूर्ति जो कि हमें लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। तो यह स्फटिक से बनी हुई मूर्तियां हैं जो कि हमें प्राप्त हुई हैं। और ये आप समझ रहे हैं ना कि पूरा पाषाण युग की मूर्तियां हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 17,000 साल पुरानी हैं। इसका मतलब ये है कि 17,000 साल पहले भी भारत का कोई एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि ये सारी घटनाएं प्रागैतिहासिक काल की हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के जो मुख्य स्थल हैं, ज़्यादातर जो जैसे कि मेजा हो गया, करछना हो गया, सुरांव हो गया, ये सब आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएंगे। मेजा, करछना, सुरांव, ये 2 स्थल अभी भी चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर कुछ बदमाश टाइप के लोग पेपर लीक वगैरह में नाम इनका सामने आया था। तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, ठीक है। सराय नाहर प्रतापगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आगे मैं बताऊंगा आपको। और मोरहना पहाड़, ये मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में ही लखैया पहाड़ भी है। तो लखैया और मोरहना कहाँ पर स्थित है, ये दोनों मिर्ज़ापुर में स्थित हैं।
इसी प्रकार से चौपानी मांडो है जो कि प्रयागराज में स्थित है। चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। सराय नाहर प्रतापगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से देखिए झोपड़ी के अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पर झोपड़ी के अवशेष मिलने का तात्पर्य ये बनता है कि अस्थायी निवास के अवशेष प्राप्त होते हैं। लोग आए, कुछ दिन टिके और आगे बढ़े, तो ठीक है, तो झोपड़ी के अवशेष मिले हैं। 14 जो है क्या मिली हैं? टॉम्ब मिली हैं, समाधान कब्रें मिली हैं। और इसमें जो लिटाया गया है, जो मतलब डेड बॉडीज़ थी, उनको पूर्व से पश्चिम दिशा में लिटाया गया था। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक है। गर्त चूल्हे मतलब क्या होता है? ऐसे चूल्हे जो कि ज़मीन खोद के बनाए जाते थे, ठीक है, उनको कहते थे गर्त चूल्हे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, वाह आक्रमण से बचने के लिए युद्ध के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती रही थी अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अधजली हड्डियाँ मिली हैं, यानी कि हो सकता है कि दाह संस्कार किया गया हो, या फिर जला दिया गया हो, या फिर संघर्ष में आग का प्रयोग किया गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अधजली हड्डियाँ मिली हैं बस, इसके बाद तो बाकी चीज़ें गेसिंग में हैं, ठीक है। महदहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो महदहा से मिलेगा आपको युगल समाधियाँ, मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? महदहा से। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। हड्डी से बने बाणाग्र, जैसे कि जो बाणाग्र होते हैं ना, आप समझ रहे हैं, ये बाण हो गया, तो इसका जो ये आगे वाला हिस्सा होता था इसको कहते थे बाणाग्र। तो ये हड्डी से बने हुए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ हड्डी के आभूषण भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? महदहा से। दमदमा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो दमदमा से 41 समाधान और गर्त चूल्हे मिले हैं। एक समाधि में 300 कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा कि एक समाधि में 300 हमें दमदमा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। लेखैया प्रयागराज से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो 17 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, लेखैया से। और ये मिर्ज़ापुर में स्थित है, याद रखिएगा, शायद मैंने आपको प्रयागराज बोल दिया है। तो लेखैया जो है यह मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें एक स्थल है प्रयागराज में स्थित है, ये है पंचोह, ठीक है। पंचोह जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि प्रयागराज में स्थित है। कोल्डीहमा मिलेगा आपको जो कि बेलन घाटी प्रयागराज में स्थित है। कोल्डीहमा बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको मैं बताऊंगा क्यों। लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो लहुरा देव है ना, लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये माना जाता है कि लहुरा देव में संत कबीर नगर में 9000 से 8000 ईसा पूर्व तक मतलब जो खेती बाड़ी होती थी उसके साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव में। तो लहुरा देव में खेती बाड़ी के यानी कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कोल्डीहमा से क्या मिलता है हमें? कोल्डीहमा से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो कोल्डीहमा कहाँ पर स्थित है? कोल्डीहमा जो है ये बेलन घाटी प्रयागराज में, जहाँ पर धान की खेती होती थी। नेक्स्ट देखिए ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी कि अब ये एक ऐसा समय आ चुका है जब इंसान जो है तांबे का प्रयोग करने लगा था। मैं आपको बता दूं कि तांबे के बाद लोहे का प्रचलन हुआ था, तो लोहा जो है बाद में आया था, उससे पहले लोग तांबे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरठ और सहारनपुर से ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के। और ताम्रपाषाण काल मतलब जब तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौनपुर की स्थापना के बारे में। तो याद रखिएगा कि जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब किया था? 1359 में किया था, अपने चचेरे भाई जौना खां जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक कैसे याद आएंगे आपको? दिल्ली से दौलताबाद वाले जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्हीं के चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने अपने भाई दिल्ली से दौलताबाद वाले मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिनके बचपन का नाम था जौना खां, उन्होंने जौनपुर को बसा दिया था, ठीक है। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। एग्जैक्टली जौनपुर में जो इतिहास के स्वर्णिम समय रहा है वो सरकी वंश के दौरान ही प्राप्त होता है। सरकी वंश इसने जौनपुर में बहुत सारे यहाँ पर समृद्धि के लिए और जौनपुर की शान में बहुत सारे काम किए। तो 1394 में मलिक सरवर जो कि माना जाता है कि एक मतलब हिजड़ा था, उसने सरकी वंश की स्थापना की थी। सरकी वंश के मुख्य रूप से 6 शासक माने जाते हैं। सबसे पहले तो आएगा आपका मलिक सरवर 1394 में, लेकिन मलिक सरवर ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, याद रखना। फिर आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था यह पहला स्वतंत्र शासक था।
जौनपुर का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बाद आता है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह का पूरा नाम था शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, और ये सबसे प्रभावशाली राजा हुआ था जौनपुर का। जौनपुर का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? इब्राहिम शाह शर्की। और इब्राहिम शाह के बाद महमूद शाह, फिर मोहम्मद शाह, और अंत में आता है हुसैन शाह। ठीक है, ये 6 शासक हैं शर्की वंश के, जिनके लिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि स्थापत्य की शर्की शैली का जन्म ये इब्राहिम शाह के समय में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। और इब्राहिम शाह ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था और काफ़ी जो धन आवंटित किया था। मैथिली कवि विद्यापति का नाम आपने सुना होगा, तो विद्यापति को शरण भी इब्राहिम शाह शर्की ने ही दिया था जौनपुर में। विद्यापति जौनपुर में ही रहते थे, याद रखिएगा। और विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता में ज़्यादातर जो मतलब तारीफ़ की गई है वो इब्राहिम शाह की ही की गई है। ठीक है, झज्जरी मस्जिद का निर्माण और अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना कि झज्जरी मस्जिद ये काफ़ी मशहूर मस्जिद है, और अटाला मस्जिद, इन दोनों को बनवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने। लाल दरवाज़ा मस्जिद बनवाई गई थी महमूद शाह के द्वारा। ठीक है, यानी कि लाल दरवाज़ा मस्जिद जो थी यह झज्जरी और अटाला के बाद बनी। महमूद शाह ने अपने पुत्र भीखन मोहम्मद शाह के नाम से सिक्के चलवाए थे। तो एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आ सकता है, महमूद शाह ने भीखन मोहम्मद शाह, या भीखन किसका नाम था? तो मोहम्मद शाह का नाम था, महमूद शाह का बेटा था वो, उसके नाम से सिक्के भी चलवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 1479 में हुसैन शाह के समय बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। और ये जो बहलोल लोदी था ना, ये जब जौनपुर पर अधिकार किया, इसने जौनपुर की जो लाइब्रेरी थी उसको जलवा दिया। बहुत सारी किताबें थी, और जौनपुर का जो इतिहास था उसके ढूंढ के नष्ट किया था इस बहलोल लोदी ने। बहुत ही बकलोल आदमी था ये, इसने सब कुछ तबाह कर दिया। जानते हैं 2 लोग हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और जौनपुर की एक तरीके से इतिहास को ही मिटा डाला था इन दोनों आदमियों ने। और दोनों ही जो थे ना, ये बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, कितने गंदे व्यक्तित्व थे। एक तो बहलोल लोदी है, और दूसरा जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, कौन था वो? नालंदा को जलाने वाला था बख्तियार। बहुत ही बकलोल आदमी वो भी था। खैर आगे बढ़ते हैं। 1857 क्रांति के बारे में कुछ किताबें हैं, और इनमें से 2-3 किताबें तो मतलब आप देखेंगे ना, इनके नाम बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये साइक्लिक है। जैसे कि द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किताब लिखी गई है RC मजूमदार के द्वारा। एक और किताब है 1857, ये किताब लिखी गई है SN सेन के द्वारा। रिवेलियन 1857, ये किताब लिखी गई है PC जोशी के द्वारा। और असबाबे बगावत हिंद किताब लिखी गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। वीर सावरकर ने भी एक किताब लिखी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब कम पूछी गई है। लेकिन ये वाली द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो सिपाही म्यूटिनी वाली जो किताब है ये कई बार पूछी गई है, RC मजूमदार की किताब है, इसको आप रट लीजिएगा। ये सभी किताबें जो आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये सभी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी गई हैं। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? जानते हैं आप? 1857 के समय जब भारत की पहली क्रांति हुई, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसकी टाइमिंग क्या थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1856 से लेकर 1862 तक, ये विकल्प तीसरा वाला आपका सही है। लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से लेकर 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल था। और उसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 वाला, और जिसने वायसराय का पद उसी व्यक्ति के पास बनाया जो भारत का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग ही इसी वजह से भारत के पहले वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पर बात करेंगे अब 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर कलकत्ता के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट हेनरी को गोली मारी थी। कब मारी थी? 29 मार्च 1857 में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस बैरक में थे, तो वो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर कलकत्ता में थे। ठीक है, और उन्होंने किस अंग्रेज को गोली मारी थी? तो लेफ्टिनेंट हेनरी को मारी थी। कब मारी थी? 29 मार्च 1857 को। और इसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, फिर उनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। आप देख रहे हैं टाइमिंग कितनी कम है, मतलब इन्होंने 29 मार्च को गोली मारी और 8 अप्रैल को ही इनको लटका दिया गया था। ये मतलब स्थिति थी उस समय। मेरठ में सेना ने कारतूस छूने से मना कर दिया था। कब? 24 अप्रैल
मतलब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी होती है। धीरे धीरे उसमें सूचना और क्रांति का समय नहीं था, समाचार जो थे धीरे धीरे फैलते थे। तो 24 अप्रैल आते आते 1857 में मेरठ की सेना ने कारतूस छूने से मना कर दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और इसे दागने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। और इसके बाद मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले क्रांतिकारियों का कब्जा कहाँ पर हुआ? तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को और अगले ही दिन 11 मई को क्रांतिकारी पहुंच गए दिल्ली पर और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां के द्वारा। बख्त खां मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया गया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इस विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज़ था उसका नाम था निकलसन। निकलसन को मार दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन हडसन जो था उसने इस क्रांति को दबा दिया था। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था, लगभग 1.5 साल चला था और 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई थी। तो 14 महीने तक लगभग ये जो विद्रोह था चलता रहा। 8 जुलाई 1858 को माना गया कि अब ये जो 1857 की क्रांति थी ये समाप्त हो चुकी है, मतलब इसे दबा दिया गया है। तो दिल्ली में भारतीय नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और इसको जो अधिकारी जिसने विद्रोह को दबाया था उसका नाम था जाल निकलसन। लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, हेनरी लॉरेंस ने उसको दमन किया। कानपुर में नाना साहब इन्होंने लीड किया था। सर कोलिन कैंपबेल वहाँ पर था। झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये लीडर थे। बरेली में लीडर थे खान बहादुर खान। सर कोलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली और कर्नल ऑलसेन और कर्नल नील का भी नाम यहाँ पर आता है। बिहार में कुंवर सिंह थे नेतृत्वकर्ता। विलियम टेलर ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। और यहाँ पर प्रश्न ये बनता है ना कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज जो थे वो किससे सबसे अधिक परेशान हुए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला से हुए थे फैज़ाबाद में, और यहाँ पर दमन किया गया था कर्नल नील के द्वारा। फ़तेहपुर में अजीमुल्ला खान थे। फ़तेहपुर में लीड किया गया अजीमुल्ला के द्वारा और इसका दमन हुआ था जनरल रेनड के द्वारा। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह थे और दमन किया गया था विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न पक्का बनते हैं, ठीक है। इसको कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा और पेड ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी PDF मिलती रहेगी। और रिवीजन आपका मस्ट है, रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। कंपनी से लेकर क्राउन को सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। पहले ये माना जा रहा था कि 1857 की क्रांति से पहले मतलब ये माना जाता था कि कंपनी जो है शासन ठीक से चला रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि कंपनी जो है वो शासन को ठीक से चला नहीं पा रही है। तो यहाँ से जो सत्ता था, सत्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी कि कंपनी केवल व्यापार करेगी और शासन का काम जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया गया था। और इसकी घोषणा इलाहाबाद में की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में। ध्यान दीजिएगा कि कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका निकलती थी इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसी दौरान किया गया था। और ब्रिटिश भारत के खिलाफ जिहाद का नारा दिया गया था देवबंद मदरसा से। 2 लोग थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ननौतवी और गंगोही याद रखिएगा, ये 2 लोग थे जिन्होंने देवबंद मदरसे से ब्रिटिश भारत के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आगे चलकर आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में यूपी के प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में यूपी के प्रतिनिधि मुख्य रूप से गंगा प्रसाद वर्मा थे, प्राणनाथ पंडित थे, मुंशी ज्वाला प्रसाद थे, जानकीनाथ घोषाल थे, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद, बाबू जमुना दास, लाला बैजनाथ आदि शामिल थे। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं।
1947 तक यूपी में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो ध्यान दीजिएगा कि 1947 तक भारत मतलब उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कितने? 9 अधिवेशन। कौन कौन से? सबसे अधिक अधिवेशन माना जाता है कि इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के साथ साथ लखनऊ में भी, दोनों जगहों पर 3-3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, जैसे कि 1888, 1892 और 1910, ये 3 अधिवेशन हुए थे इलाहाबाद में। 1888 में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, 1892 में WC बनर्जी बने थे अध्यक्ष, और 1910 में विलियम वेडरबर्न बने थे अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, 1899, 1916 और 1936 में। 1899 का जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र दत्त। 1916 वाले में अंबिका चरण मजूमदार थे और 1936 वाले में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था, अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ आपको बता दें कि बनारस में भी 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, केवल एक बार अधिवेशन हुआ है बनारस में, जिसे बनारस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कानपुर अधिवेशन, कानपुर में केवल एक अधिवेशन हुआ है 1925 में। अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा और ये पहली भारतीय महिला थी। हालांकि इसके पहले भी एनी बेसेंट जो थी वो जो अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन होते थे उनकी अध्यक्षता कर चुकी हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला बनी थी यहाँ पर सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। मेरठ अधिवेशन एक बार हुआ था 1946 में, JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी के 2 आंदोलन आपको याद होंगे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो हुआ था असहयोग आंदोलन, उसी के दौरान चौरी चौरा की घटना घटी थी गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा घटना कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन विरोध का लखनऊ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नवंबर 1928 में जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो विरोध जो है किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मतलब लीड किया गया था इस विरोध का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना ये 1923 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास, CR दास, और महासचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था कब? 1925 में कानपुर में हुआ था। और बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? 1920 में। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया था? 1920 में। या फिर इसे घुमा कर पूछ लेंगे कि अवध किसान सभा का गठन कहाँ पर किया गया था? उत्तर बनेगा का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 1920 में किस किसान सभा का गठन किया गया था? तो अवध किसान सभा। घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। 1920 और 1922 किसानों का एका आंदोलन चला था 1920 से लेकर 1922 तक। तो ये जो एका आंदोलन था इसको नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? मदारी पासी के द्वारा। ये जो किसानों का एका आंदोलन था दोस्तों, ये सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। एका आंदोलन ये यूपी में हुआ था, मदारी पासी इसके लीडर थे। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक। इसी प्रकार से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। संस्थापक में थे सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी 9 अगस्त के दिन 1925 में। फांसी हो गई थी किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। ROA में प्रश्न आया था, इस बार नहीं, 2-3 साल पहले। अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। मतलब जितने भी लोग पकड़े गए उनको फांसी जो है अलग अलग जगहों पर दी गई। बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी जेल में। और काकोरी ट्रेन एक्शन में जो ये लोग पकड़े गए थे तो इनकी पैरवी के लिए कौन लड़े थे? चंद्रभानु गुप्त वकील थे इनके। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्व बलिदान दिया था 27 फरवरी 1931 को। और अखिल भारतीय किसान सम्मेलन यह स्थापित हुआ कब? 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। ठीक है,
और इसी प्रकार दोस्तों समानांतर सरकार बनाई गई थी 1942 में। कहाँ पर बनी थी ये? तो ये बलिया में बनी थी, जिसको लीड किया गया था चित्तू पांडे के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, PDF जरूर लीजिएगा आप लोग। PDF के लिए आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।